दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप कैसे मुसलमानों का एक बहुत ही बड़ा एरिया बन गया? क्या आप जानते हैं लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? कैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सपने ने पूरे लक्षद्वीप को मुसलमान बना दिया। आपने भी बहुत बार लक्षद्वीप का नाम तो सुना ही होगा, और जब से अभी मालदीव और लक्षद्वीप की एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है, उसके बाद से तो आपने बहुत बार लक्षद्वीप का कीवर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा। लक्षद्वीप के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं लक्षद्वीप की पूरी कहानी? तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्षद्वीप की पूरी कहानी। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से लगातार लक्षद्वीप नाम का ये कीवर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी टॉपिक की आ रही है तो वो है लक्षद्वीप। वजह है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ना सिर्फ इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों में ही, बल्कि दुनिया के कुछ बाकी इलाकों में भी ये वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर कोई लक्षद्वीप नाम के इस इलाके के बारे में जानना चाहता है। आखिर ये इलाका कैसा है, कहाँ पर पड़ता है, ये कोई देश है या फिर कोई राज्य है, यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं, और अचानक से पूरी दुनिया में इसके चर्चाओं में आने की वजह क्या है? दोस्तों, मुद्दे पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सवाल करता हूँ। सवाल यह है कि भाई बताइए, हमारे इंडिया का वो कौन सा राज्य, मतलब कि कौन सा सूबा, कौन सा स्टेट है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिशत में मुसलमान रहते हैं, यानी जहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंट मुस्लिम लोगों का है, मुस्लिम लोग जहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप में ज्यादातर लोग का जवाब होगा जम्मू कश्मीर। मगर दोस्तों, ये जवाब जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सही जवाब है लक्षद्वीप, जहां की टोटल आबादी के 96% पर, यानी 96% पर वो लोग रहते हैं जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इस गलतफहमी की एक वजह यह भी है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी लक्षद्वीप से फैमिलियर ही नहीं है, और जानकारी ना होने की वजह से जब कभी उनके सामने ये नाम गुजरता है तो उनको लगता है कि शायद मालदीव की तरह ये भी समुद्र में पड़ा हुआ कोई ऐसा इलाका है जो अपने आप में ही एक अलग देश है। लेकिन दोस्तों, ये भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, और वो भी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी। 32 से 33 किलोमीटर का पूरा एरिया, जिस पर 64 से 65 हजार लोग रहते हैं, और वो भी 96% के करीब तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग। 3233 किलोमीटर का ये छोटा सा एरिया भी कोई प्लेन जमीन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये तो उन छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है कि जो समुद्र में अलग अलग बिखरे पड़े हैं। लोकेशन के एंगल से बात करें तो भारत के बिल्कुल साउथ में जो समुद्र से लगी हुई केरला नाम की स्टेट है, उससे अगर आप लोग समुद्र का 200 से 400 किलोमीटर लंबा सफर तय करेंगे, तब जाकर आप लोगों को ये सारे टापू मिल पाएंगे कि जिनको मिलाकर लक्षद्वीप का नाम दिया जाता है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे, दिमाग में यही सवाल उठा रहे होंगे कि जो सवाल पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि आखिर समुद्र में इतनी दूर पर मौजूद ये इलाका भारत का हिस्सा कैसे बन गया? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने दूर पड़े इलाके में मुसलमानों की इतनी आबादी कैसे आ गई? क्योंकि भारत के बाकी इलाकों में तो मुसलमानों की इतनी आबादी कहीं पर नजर नहीं आती। तो दोस्तों, इन सारी ही चीजों का जवाब हमको इतिहास से मिलेगा, हमको हिस्ट्री से मिलेगा, हमारी तारीख से मिलेगा। दोस्तों, अगर ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो लक्षद्वीप का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक, मतलब कि यूनानी लोगों के टेक्स्ट में मिलता है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि 5वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप के इन इलाकों में आ चुका था, यानी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के कदम इस इलाके पर पड़ चुके थे। इसके बाद चेरा साम्राज्य ने भी इन सारे इलाकों पर राज किया। चेरा साम्राज्य के ही जो एक मशहूर राजा थे, मतलब चेरामन पेरुमल, उनके दौर में ही इंसानों की यहाँ पर बस्तियां बसना शुरू हो गई थी। याद रखने वाली बात यह भी है दोस्तों कि ये वही मशहूर चेरामन पेरुमल हैं जिनके बारे में यह भी दावा किया जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे थे, कि जो उस दौर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के द्वारा किए गए थे। इसीलिए उन्होंने इस्लाम भी अपना लिया था, और इनके ऑर्डर पर ही केरला में वो मस्जिद बनाई गई थी जिसको भारत के इलाके की सबसे पहली मस्जिद बताया जाता है। लक्षद्वीप में रहने वाले मुस्लिम लोगों के खुद के मुताबिक उनके इतिहास का आगाज शेख उबैदुल्ला नाम के एक मशहूर बुजुर्ग के साथ होता है। उनके मुताबिक जब अरब में इस्लाम का आगाज हुआ तो सिर्फ 3 दशकों के बाद ही, यानी 30 साल के बाद ही शेख उबैदुल्ला नाम के एक मशहूर बुजुर्ग इस्लाम को लेकर लक्षद्वीप में आए थे, और तब से ही यहाँ पर इस्लाम का आगाज हो गया था। उबैदुल्ला नाम के जो मशहूर बुजुर्ग थे, ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये मदीना में ही पैदा हुए थे, और इस्लाम के पहले खलीफा यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के रिश्तेदार थे। बाद में इन्हीं उबैदुल्ला के एक बेटे भी पैदा हुए थे जिनका नाम अबू बकर बिन उबैदुल्ला था। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी
जिसका नाम था फुतुहुल जज़ाइर, जिसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि आखिर लक्षद्वीप में इस्लाम कैसे आया था और किस तरह से फैलना शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फतहुल जज़ाइर नाम की वो किताब जो उस दौर में अरेबिक में लिखी गई थी, उसकी ओरिजिनल कॉपी आज तक मौजूद है, क्योंकि पैदा होने वाली हर नस्ल ने पूरी हिफाजत के साथ उसको आगे ट्रांसफर किया है। इसके अलावा शेख उबैदुल्लाह नाम के उन मशहूर बुजुर्ग की कब्र लक्षद्वीप के अंदर ही मौजूद है। दोस्तों, लक्षद्वीप के लोगों के बीच शेख उबैदुल्लाह से जुड़ा एक मशहूर वाकया भी काफी मशहूर है। इस वाकये के मुताबिक एक दिन शेख उबैदुल्लाह मदीना शहर की जो मेन मस्जिद है यानी कि मस्जिद नबवी, उसमें खुदा की इबादत कर रहे थे। अचानक से उनकी आंख लग गई, मतलब उनको नींद आ गई और उन्होंने ख्वाब देखा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको हुक्म दे रहे हैं कि वो जद्दा शहर से ईस्ट की साइड में दूर दराज के इलाकों का सफर करे और वहां पर जाकर इस्लाम का प्रचार करे। उनकी आंख खुली तो उन्होंने हर हाल में अपने इस ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया और वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर निकल पड़े। इसी इरादे से ही उन्होंने अपने दूर दराज के समुद्री सफर शुरू कर दिए और सफर करते हुए लक्षद्वीप तक पहुंच गए। फिलहाल आगे बढ़े तो 11वीं सदी आते आते इस पूरे इलाके पर भी चोला डायनेस्टी का राज हो गया था और वो लोग इस पूरे इलाके में अपने जहाजों के पोर्ट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया करते थे। 15वीं सदी के बिल्कुल आखिर में जब वास्को डी गामा भारत आया तो बड़ी तेजी के साथ बाकी पुर्तगाली लोग भी भारत आना शुरू हो गए। गोवा समेत इस पूरे एरिया पर जब उन्होंने कब्जा किया तो लक्षद्वीप के इन सारे द्वीपों को भी अपनी कॉलोनी बना लिया और इन्होंने कुछ टापुओं पर बहुत सारे किले और चर्च बनाना भी शुरू कर दिए। मगर यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ने उन लोगों का खुलकर विरोध किया और जिसकी वजह से अगले कुछ सालों के बाद ही यानी 1540 तक उन लोगों को ये पूरा इलाका खाली कर भागना पड़ा। दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि 1787 के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस पूरे इलाके पर शहंशाह मैसूर टीपू सुल्तान का राज हुआ करता था। मगर कुछ सालों के बाद यानी कि 1799 का वक्त आते आते जब अंग्रेज टीपू सुल्तान को ही खत्म करने में कामयाब हो गए थे तो इस पूरे इलाके पर भी उनका कब्जा हो गया था। फिलहाल दोस्तों अब आते हैं हम 1947 के दौर में, जब अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली तो साथ ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन भी हो गया और अब इस चीज़ को लेकर भी बहसबाजी चल रही थी कि आखिर कौन सा इलाका मतलब कौन सा सूबा इंडिया के साथ रहेगा और कौन सा पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। वैसे तो लक्षद्वीप के बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये तो पहले ही मद्रास के ही अंदर में आया करता था और वहीं से ही कंट्रोल हुआ करता था। मगर तभी अचानक से पाकिस्तान के फाउंडर यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना की इस पर नजर पड़ गई। वो इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप जबरदस्त जगह पर मौजूद है, उसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि जबरदस्त जगह पर मौजूद होने की वजह से सिर्फ ट्रेड यानी कि व्यापार की वजह से बल्कि मिलिट्री पर्पस की वजह से भी इसको बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ की ज्यादातर आबादी भी क्योंकि मुस्लिम ही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि इस पर पहला हक हमारा ही है। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूसरे बहुत सारे मोर्चों की तरह इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मात दे दी। वो इस तरह से कि जब पाकिस्तान की तरफ से एक दिन इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्मी वगैरह भेजी गई तो जब वो लोग वहां पहुंचे तो ऑलरेडी वहां पर तिरंगा लहरा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि अगर पाकिस्तान की फौज उस दिन आधा घंटा पहले पहुंच गई होती तो शायद इस इलाके पर इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का कंट्रोल होता, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ आधा घंटा पहले ही इंडिया पहुंचने में कामयाब हुआ था। और ये हुआ था सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। आखिर में रहा सवाल इस बात का दोस्तों कि अचानक से भारत में और दुनिया भर में दूसरे इलाकों में लक्षद्वीप की इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों होने लगी है, तो इसका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लक्षद्वीप दौरा कि जो उन्होंने अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही किया है, जिस दौरे में उन्होंने बहुत सारे अपने फोटोज खिंचाए हैं अच्छी अच्छी लोकेशंस पर और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज वगैरह की, समुद्र की, और उसकी भी वीडियोस बनाई और उन सबको सोशल मीडिया पर शेयर किया और भारत के लोगों से अपील की जितने भी लोग एडवेंचर करने के शौकीन हैं या ऐसी जगहों पर घूमने के शौकीन हैं वो लक्षद्वीप जरूर आए। वैसे तो दोस्तों जाहिरी तौर पर ये एक सिर्फ अपील थी कि जिसको एक पीएम ने अपने लोगों से टूरिज्म वगैरह को बढ़ाने के लिए कहा था, मगर सभी लोग जानते हैं कि मालदीव्स ने इसको उल्टा ले लिया। मालदीव का भारत से आजकल क्या पंगा चल रहा है ये सब कुछ जानने के लिए आप हमें कमेंट कर दे तो हम आपको उस पर भी कोई ना कोई वीडियो स्पेसिफाई करके जरूर बताएंगे। फिलहाल हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।